बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज की वीडियो से पहले देख चुके हैं कि जो रजिस्टर्स हैं वो हम दो तरीके से लगा सकते हैं। सीरीज़ में लगा देंगे तो इसका जब हम इसके साथ कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो जो इधर हमें आउटपुट मिलेंगे वो डिवाइड हो जाएंगे इन दो रजिस्टर्स की रेशो के हिसाब से। यानी कि सीरीज़ में अगर रजिस्टर लगा देते हैं और वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज को डिवाइड कर देता है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा बन गया जी वोल्टेज डिवाइडर। इसी तरह से हम अगर रजिस्टर्स को पकड़ें और हम इन दो रजिस्टर्स को या ज़्यादा रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दें और इस नोड में जितना भी करंट एंटर होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सो हम कह देते हैं कि जब पैरेलल में रजिस्टर लगे हों और उसको करंट दिया जाए तो वो करंट डिवाइड हो जाता है। सो हम कह देते हैं कि ये हमारे बन गए जी सर्किट की क्लासिफिकेशन जिस जो हो गए करंट डिवाइडर्स, यानी कि ये करंट को डिवाइड कर देते हैं। अभी अगर क्या हो कि मैं मल्टीपल वोल्टेज डिवाइडर पैरेलल में लगा दूं या वोल्टेज डिवाइडर से कोई ना कोई आउटपुट लूं, कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं अभी बना रहा हूं ये एक वोल्टेज डिवाइडर है R1 R2। वोल्टेज तब भी डिवाइड करेगा जब मैं इस दो पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई वोल्टेज दूंगा। तो क्या हो कि अगर मैं दो वोल्टेज इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर ये वन, ये वोल्टेज डिवाइडर दूसरा, इन दोनों को आपस में इस तरह पैरेलल में लगा दूं और पैरेलल में लगाने के बाद मैं इन दोनों को कोई ना कोई वोल्टेज देता हूँ, कोई बैटरी लगा देता हूँ, जितने भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट जितने भी देना चाहूँ वो दे देता हूँ, तो क्या होगा। और अभी क्या हुआ, ये मेरे पास था एक वोल्टेज डिवाइडर और मैंने क्या किया, एक ऐसा सर्किट बनाया जिसके अंदर दो वोल्टेज डिवाइडर पैरेलल में लगा दिए, इस तरह से दोनों को आपस में जोड़ दिया तो और इनको मैंने वोल्टेज सप्लाई कर दी Vs के नाम से। तो इस सर्किट का बिहेवियर किस तरह का होगा। और अगर मैं ये करूं कि मेरे पास एक वोल्टेज डिवाइडर ये बना हुआ है, एक वोल्टेज डिवाइडर मेरे पास एक वोल्टेज डिवाइडर ये है और यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है Vs, और यहाँ पे हम आउटपुट लेते थे विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड के, जो कि हम ग्राउंड लेते थे। तो मैं कहता हूँ कि इधर तो ये तो एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, जहाँ पे हम आउट ले रहे हैं वहाँ पे एक और वोल्टेज डिवाइडर अगर बना दूँ और अभी इसकी इस वोल्टेज डिवाइडर की जो सोर्स वोल्टेज होगी वो यहाँ पे होगी और जो आउट होगी वो ये वाली होगी, तो मैं इसके आगे एक और वोल्टेज डिवाइडर बना देता हूँ। इसी तरह से मैं सो एंड सो फोर्थ चलता रहता हूँ और इस तरह से मैं एक सर्किट बना देता हूँ। ये मैंने क्या किया कि मैंने वोल्टेज डिवाइडर ही यूज़ किया, लेकिन उसकी जो आउटपुट है उसके आगे फिर वोल्टेज डिवाइडर लगाया, जो दूसरे वोल्टेज डिवाइडर की आउट है उसके आगे फिर एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया। तो इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो हम देखेंगे इसका बिहेवियर क्या होगा। ये जो दो तरह के सर्किट हैं जिसके अंदर एक जिसके अंदर हमने दो वोल्टेज डिवाइडर्स को पैरेलल में लगाया, जो कि ये मैंने बनाया हुआ है जिसमें दो वोल्टेज डिवाइडर को पैरेलल में लगाया, इसको आपको अक्सर मिलेगी, ये कहेंगे इसको हम रेजिस्टिव ब्रिज। ये हमारे पास हो जाएंगे। इसको जब भी हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिव ब्रिज का नाम आएगा तो इसका मतलब ये है कि दो वोल्टेज डिवाइडर जो से हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। बेसिकली ये एक ब्रिज बन रहा है जब दो वोल्टेज डिवाइडर पैरेलल में लगे हैं, चूँकि रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं रेजिस्टिव ब्रिज। जो दूसरा मैंने नीचे ये सर्किट बनाया है जिसके अंदर हमने वोल्टेज डिवाइडर से आगे वोल्टेज डिवाइडर लगाए हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ये वोल्टेज डिवाइडर है, जो इसकी जो आउट है इसके आगे फिर एक वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया और इस वोल्टेज डिवाइडर की जो आउट है उसके आगे दोबारा एक वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया। इसी तरह आगे ये चलता जाए। तो इस तरह के जो सर्किट्स हैं इसको हम कहते हैं कि ये हैं रेजिस्टिव
इसको हम कहेंगे लैडर्स, रेजिस्टिव लैडर्स। सो आइंदा की जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम ये जो इनके ऊपर डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे रेजिस्टिव ब्रिज को उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, किस जगह पे हम वोल्टेज लेंगे और इसके हमारे क्या क्या यूजेस हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टिव ब्रिजेस के ऊपर। हम अभी देख चुके जो हमारे पास रेजिस्टिव ब्रिजेस हैं वो इस तरह से होते हैं कि एक ये वोल्टेज डिवाइडर होता है, एक और वोल्टेज डिवाइडर होता है, और इन दोनों को हम पैरेलल कंबाइन कर देते हैं और इसके साथ हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं VS, और इन रजिस्टर्स को हम नाम दे देते हैं। ये जो रजिस्टर है इसको मैं R1 कह देता हूँ, और जो मेरे पास ये रजिस्टर है इसको R2, इसको R3 और इस रजिस्टर को R4 कह देता हूँ। और ये जो मेरे पास नोड बन रही है ये वाली, जिधर R1 R2 कंबाइन हो रहे हैं, मैं इसको कह देता हूँ कि ये नोड A है, और जिधर R3 R4 कंबाइन हो रहे हैं इसको नोड B कह देता हूँ। ये रजिस्टिव ब्रिज आपको जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं या कहीं पे भी इमेजेस वगैरह देखेंगे तो वो इस शक्ल के नहीं मिलेंगे। इसकी जो उन्होंने इमेज बनाया होता है या सर्किट बनाया होता है वो कुछ यूं होता है। जो इस तरह के आपको सर्किट कहीं भी मिलेंगे वो ब्रिजेस के सर्किट होंगे। चाहे रजिस्टर की जगह इंडक्टर आपको लगे मिल जाएं, कैपेसिटर लगे मिल जाएं, कुछ भी हो, वो ये चीज़ होगी, इस तरह से बना होगा। इसके वी सोर्स ये R1 रजिस्टर, ये हमारे पास R2, ये R3 और ये R4, और ये जो नोड है ये A नोड, और ये हमारे पास जो नोड है ये B नोड कहलाएगी। सो रेजिस्टिव ब्रिजेस में क्या हो गया जी, दो वोल्टेज डिवाइडर पैरेलल में लगे होते हैं, और इसके अंदर जो हम आउटपुट लेते हैं वो हम इन दो पॉइंट्स पे लेते हैं। ये टर्मिनल्स मैंने निकाल दिए हैं, मतलब नोड ए पे और नोड बी पे हम वोल्टेज लेते हैं। मतलब आगे इसके कोई लोड लगाना है तो हमने एक वायर ए नोड से उठानी है, दूसरी वायर हमने बी नोड से उठानी है, और उसके आगे हम जो लोड है वो लगा देंगे। हम चूंकि ए और बी नोड्स के ऊपर वोल्टेज ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो भी वोल्टेज आएंगी वो हमारे वी आउट होंगी, और मैं वी ओ यानी कि ओ फॉर आउटपुट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और मैं ये कह देता हूँ कि ये जो साइड है ये पॉजिटिव है, ये साइड जो है ये नेगेटिव है। ये भी आपको मैं बताऊँगा आगे चल के कि ये किस तरह पता लगेगा पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है। सो फॉर टाइम बिंग वी आउट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन नोड ए और बिटवीन नोड बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी आउट, जो कि हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करें तो जो भी कंपोनेंट लगा हो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आ जाता है। तो इस केस के अंदर जो वी आउट है वी ए माइनस वी बी होगा। सो मैं लिख देता हूँ वी आउट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी कि ए नोड के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको हम माइनस करेंगे जो बी नोड के ऊपर पोटेंशियल है, और जो ए नोड के ऊपर पोटेंशियल है हम जब भी सर्किट एनालिसिस करते हैं तो एक डेटम नोड बनाते हैं। ये जो कि ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है और नीचे वाली ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव है। इसको मैं ज़रा बेहतर बना देता हूँ। ये पॉजिटिव है ऊपर वाली साइड और इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम नॉर्मली जब भी सर्किट एनालिसिस करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो सोर्स की नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम डेटम नोड लें। तो मैं इस नोड को ले लेता हूँ, ये मेरी डेटम नोड है यानी कि ग्राउंड है। और वी ए बेसिकली क्या है, ग्राउंड के हिसाब से वी आर टू, मतलब आर टू रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है, ग्राउंड पे एक मैं वोल्ट मीटर की प्रोब रखूँगा और दूसरी ए पे रखूँगा तो वो वोल्टेज अक्रॉस आर टू ही आएंगे, और वो क्या है वी ए हैं। तो वी ए को मैं लिख सकता हूँ वी आर टू। इसी तरह से आर फोर रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हमें मल्टीमीटर से वोल्ट मीटर से मिलेंगे, एक प्रोब इधर दूसरी इधर, तो हमारे पास जो वी बी आएंगे वो बेसिकली वी आर फोर होंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ वी आर फोर वी आउट।
यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलने हैं वो होना है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यानी कि यहाँ तो ये कह लें वोल्टेज अक्रॉस R2 माइनस वोल्टेज अक्रॉस R4 के। अभी जो वोल्टेज अक्रॉस R2 है वो एक डिवाइडर बन रहा है R1 और R2 का। सो जो वोल्टेज अक्रॉस R2 है वो मैं लिख सकता हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस R2 क्या है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू सोर्स वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज एट नोड ए या वोल्टेज अक्रॉस R2 किस तरह से आएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू सोर्स वोल्टेज, जो वोल्टेज डिवाइडर के हमने फार्मूला देखा, माइनस इसमें से हम माइनस कर देंगे जो वोल्टेज एट R4 है वो वोल्टेज एट B है, हम इसको माइनस करेंगे R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि इन दो रजिस्टर्स का सम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ VR2 हमारे पास आएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू सोर्स वोल्टेज माइनस R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 इंटू सोर्स वोल्टेज। सो हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है वो कॉमन है, और दूसरा ये जो फ्रैक्शन हमारे पास बनी हुई है R2 और R1 प्लस R2, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस, और इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है सोर्स वोल्टेज के साथ। सोर्स वोल्टेज जो है ये वाला कॉमन आ गया, और इसको मैंने रेंज इस तरह से किया है कि R2 को मैंने नीचे और ऊपर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, या R2 को नीचे टर्म में ले आएँ तो वो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह से R4 को नीचे की तरफ ले आएँ तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ये हमारे पास आएंगे V आउट वोल्टेज। ये हमारे पास फार्मूला है इस रेजिस्टिव ब्रिज का। इस रेजिस्टिव ब्रिज के जो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएंगे उस चीज़ का ये हमारा फार्मूला है। अभी ये फार्मूला तो हमने निकाल लिया कि जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएंगे, जो हम ये डिवाइडर बना के हमने कैलकुलेट किया और सोर्स से मल्टीप्लाई किया ये वाला, वो माइनस जो R4 के अक्रॉस वोल्टेज आएंगे वो इक्वल टू हमारे V आउट वोल्टेज होंगे। अब हमें किस तरह पता लगेगा कि ये जो V आउट वोल्टेज है वो ये पॉजिटिव, ये वाली A नोड पॉजिटिव है B के साथ, या B नोड पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू A। तो आज सिंपली आपको फार्मूले से ये पता लग रहा है कि R1 और R2, R3 और R4 की जो आपस में रेशियो है वो डिसाइड करेगी कि A नोड हाई वोल्टेज पे है या B नोड हाई वोल्टेज पे है। जिस तरह के हमने वोल्टेज डिवाइडर में देखा था कि अगर R2 की वैल्यू बड़ी हो R1 से तो R2 के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं वो ज़्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू R1। सो इसी तरह अगर R4 की वैल्यू R3 से बड़ी हो तो R3 से ज़्यादा वोल्टेज R4 पे आ जाएंगे। सो इसी तरह से R2 और R4 की जो वैल्यू है, या ये कह लें कि R1 और R2 की जो रेशो बन रही है, R3 और R4 की जो रेशो बन रही है, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि जो ये वाली ये पॉइंट A नोड पॉजिटिव होनी है या B नोड पॉजिटिव होनी है। अगर तो ये वाली टर्म 1/1 प्लस R1 और R2 ये अगर नेगेटिव हो जाती है तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। और या दूसरे अल्फाज में कह लें कि अगर R3 और R4, हमने अभी कहा है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और अगर R3 और R4 की जो रेशो है वो इस तरह से है कि वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है R1 और R2 की रेशो से, तो आपके ऑटोमेटिकली जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव आ जाएंगे। सो जो ये जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं इस रजिस्टिव ब्रिज के अंदर, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी हमारे पास जो आउटपुट है वो नोड है वो हाई होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी, और कौन सी नेगेटिव होगी। अच्छा, इसके बाद रजिस्टिव ब्रिज की आउटपुट वोल्टेज और फार्मूला देखने के बाद एक सिनेरियो ये भी तो आ सकता है कि हमने रजिस्टिव ब्रिज बना लिया,
इसको जब वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किए और वी आउट हम मैयर करने लगे तो हमारे पास वी आउट इक्वल टू 0 वोल्ट आए, कि मतलब वी आउट के ऊपर 0 वोल्ट आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि R2 के ऊपर जितना ड्रॉप है उतना ही ड्रॉप R4 के ऊपर है, क्योंकि हमने कहा था वी आउट इज इक्वल टू VR2 माइनस VR4, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस R2 माइनस वोल्टेज अक्रॉस R4, या वोल्टेज एट नोड ए माइनस वोल्टेज एट नोड बी। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि जो वोल्टेज हैं दोनों पे वो आउटपुट वोल्टेज वो ज़ीरो हों, तो इसका मतलब ये है कि जितना ड्रॉप R2 पे है उतना ही ड्रॉप R4 पे है, उसी वजह से हमारे जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो ज़ीरो आ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आउटपुट वोल्टेज मतलब इन दो पॉइंट्स के ऊपर जब हम मल्टीमीटर से मेजर करें तो ज़ीरो आए, तो ऐसे ब्रिज को हम कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज बैलेंस ब्रिज क्या होता है? बैलेंस ब्रिज तब आएगा जब वी आउट इज इक्वल टू ज़ीरो हो। और वी आउट इक्वल टू ज़ीरो कब होंगे? जब हमारे पास जो रेशियो है R1 ओवर R2 वो इक्वल टू होगी R3 ओवर R4 के। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट वोल्टेज तब ही इन दो टर्मिनल्स पे ज़ीरो होंगे जब जिस वैल्यू का R1 लगा उसी वैल्यू का R3 लगा हो, जिस वैल्यू का R2 लगा उसी वैल्यू का R4 लगा हो। और जब हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे तब हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएंगे जब हम ब्रिज के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स जो हमारे पास आई थी अभी हमने देखा था 1/1 प्लस R1 ओवर R2 एक टर्म आई थी, इसी तरह से एक आई थी 1/1 प्लस R3/R4। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब ये टर्म भी वही एक आंसर दे रही है, वही ये टर्म दे रही है, दोनों का डिफरेंस लेंगे ज़ीरो आएगा, सोर्स मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आउटपुट ज़ीरो होगी। सो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस हैं वी आउट जो हम नोड ए और बी पे मेजर कर रहे हैं वो ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे ब्रिज को हम कहते हैं कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है। जो बैलेंस ब्रिज की एक फार्मल सी डेफिनेशन है कि फॉर अ ब्रिज टू बी बैलेंस्ड द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स आर्म्स मस्ट बी इक्वल रेशियो। आर्म्स कहते हैं ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है एक ब्रिज का, R1 R2 एक आर्म बना रहा है, R3 R4 एक आर्म तो इक्वल रेशियो का मतलब वो यही कह रहा है कि R1 ओवर R2 इक्वल टू होना चाहिए R3 डिवाइडेड बाय R4 के, तो तब ही ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड होगा। अभी ये जो ब्रिज है जो अभी हमने रेजिस्टिव ब्रिज देखा, इसको रेजिस्टिव ब्रिज तो कहते हैं। ये अक्सर आपको एक और नाम इसका सुनने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इस रेजिस्टिव ब्रिज को हम व्हीट स्टोन ब्रिज भी कहते हैं। अभी ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है यानी कि रेजिस्टिव ब्रिज है, इसका यूजेस किधर है? सबसे बड़ा यूज इसका ये होता है कि आप अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वो किस तरह से होगी अननोन रेजिस्टेंस मेजर? लेट्स सपोज करें कि ये मेरे पास एक ब्रिज है, ये उसी तरह से R1 R2 R3 R4। अब जो R1 है R2 है, R1 और R2 ये नॉन रेजिस्टेंस है, मुझे इनका पता है कि क्या वैल्यू है। जो R4 है ये मेरे पास अननोन है, मुझे इसका नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है। और R4 चूँकि अननोन है तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ RX के साथ कि ये मेरी अननोन एंटिटी है, मुझे इसका पता ही नहीं कि इसकी क्या वैल्यू है। और जो R3 है ये मेरा रजिस्टर ऐसा है जो एक वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये कि मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह से आपने अक्सर घरों के अंदर जो टिमर लगे होते हैं, आप नॉब से ये घुमा रहे होते हैं, वो बेसिकली रजिस्टर होते हैं लेकिन वो वेरी करते हैं।
इसी तरह से और भी मिलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम पार्ट भी कहते हैं, पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। तो ये जो हमारा R3 है ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, और इसको मैं आसानी के लिए रिप्रेजेंट कर देता हूँ RV, V मतलब वेरिएबल। अब हम RX की वैल्यू किस तरह निकालेंगे? ये उसी तरह से A नोड बन गई और ये मेरे पास B नोड बन गई। सबसे पहला जो यूज़ हम देख रहे हैं वो है कि अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है। अननोन रेजिस्टेंस इस केस में RX है, ये हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक मल्टीमीटर पकड़ेंगे, उसकी एक प्रोब इधर लगा देंगे, उसको रखेंगे वोल्ट मीटर में। ये मैंने एक वोल्ट मीटर लिया और उसकी प्रोब इस तरह से एक इधर रखी A नोड पे, एक B पे रखी, और मैं कोई ना कोई सोर्स वोल्टेज उसको अप्लाई कर देता हूँ। सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने के बाद मैं देखता हूँ कि जो इसके ऊपर लेट्स सपोज कि आपने सोर्स वोल्ट 12 वोल्ट अप्लाई कर दिए और आपके वोल्ट मीटर के ऊपर जो रीडिंग आई लेट्स सपोज वो आ गई 5 वोल्ट। ठीक है जी। अभी मैं क्या करूँगा, 5 वोल्ट हमारे पास लेट्स सपोज आउटपुट पे वोल्टेज रीडिंग आ गई। अभी मैंने क्या करना है, मैंने इस रेजिस्टिव ब्रिज को क्या करना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। बैलेंस क्या था कि 5 वोल्ट नहीं होना चाहिए, कम होकर 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ये तो अननोन रेजिस्टेंस है, इसको तो मैंने फाइंड करना है कि ये क्या वैल्यू की है। लेकिन जो मैंने वेरिएबल एक रेजिस्टेंस लगाया था, जो पार्ट लगाया था, जिसको मैं जिसकी नाब घुमा के मैं वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ नाब घुमाने से, एक वेरिएबल रजिस्टर से। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्लोली इस आर वेरिएबल यानी कि इस नाब को घुमाना शुरू करूँगा और साथ साथ देखता जाऊँगा कि जो वोल्ट मीटर है हमारा, उसकी वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगी। आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपकी यहाँ वोल्टेज कम हो। ये वोल्टेज वो है जो इधर 2 पॉइंट से हमें मिल रही है, इनको हमने ज़ीरो करना है। हमने क्या किया, 5 वोल्ट इसको हमने घुमाना शुरू किया, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट एंड सो ऑन करते करते हम पहुंच गए 0 वोल्ट के ऊपर। यानी कि जो हमारा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज आ गया वो 0 वोल्ट आ गया। अब जब हमारे पास यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 वोल्ट मिल गया, हमने RX निकालना था। RV को जो पार्ट हमने निकाला उसको हमने देख लेना है कि इसकी आपके पास क्या वैल्यू आई है। इसको उतारना है और इसको रखना है ओहम मीटर पे, और इसकी वैल्यू हमने देख लेनी है। RV की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, नॉन होगी, हमें कोई ना कोई इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक हो गया। अभी हमें पता है कि जब ब्रिज बैलेंस तब होता है, बैलेंस का मतलब ये कि यहाँ पे 0 वोल्ट तब आते हैं जो R1 ओवर R2 की रेशियो है वो इक्वल टू हो जाती है R3 डिवाइडेड बाय R4। हमारे केस के अंदर जो R3 है वो एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको हमने उतार के उसकी वैल्यू मेजर कर ली, ये भी नॉन हो गया। ठीक है, R4 हमने मेजर करना है, ये हमारे पास RX ही है। R1 ऑलरेडी नॉन रजिस्टर था, R2 ऑलरेडी नॉन रजिस्टर था, तो यहाँ से हम इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं RX इज इक्वल टू R वेरिएबल रजिस्टर इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1। इस तरह से हम निकाल सकेंगे अपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। किया कुछ भी नहीं, दो रजिस्टर R1 R2 की वैल्यू हमें नॉन थी, हमने नॉन रजिस्टर लगा दिए। RX अननोन थी, वो भी लगा दिया। एक रजिस्टर लिया RV जिसको हम वेरी कर सकते थे, तो उसके हमने स्लोली घुमाना शुरू किया कि हमें जो वोल्टेज इस पे 2 पॉइंट्स पे आए, हमने RV को इस तरह से एडजस्ट किया कि यहाँ पे 0 वोल्ट आए। हमने कहा जब 0 वोल्ट आए तो ये हो गया बैलेंस ब्रिज। जब बैलेंस ब्रिज है तो उसकी कंडीशन ये है कि दोनों आर्म्स की रेशियो इक्वल हो जाती है, तो उधर से हमने अननोन रजिस्टर निकाल लिया। अभी ये जो रेजिस्टिव ब्रिज है, एक तो हमने इसका देखा कि ये यूज़ होता है अननोन रजिस्टर निकालने के लिए। इसके अलावा अननोन रजिस्टर एक इसका यूज़ था कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने, अननोन रेजिस्टेंस निकालने, इसको हम एक और चीज़ कहते हैं नल मेजरमेंट। नल मेजरमेंट मतलब कि हमने रजिस्टर वगैरह लगा के अननोन रजिस्टर इस तरह से निकालना है कि आउटपुट हमारे पास इन टर्मिनल्स पे ज़ीरो हो जाए।
जो दूसरा इसका हमारे पास यूज़ है वो हम करते हैं दूसरा यूज़ इसका हमारे पास लोड सेल्स में भी आ जाता है। लोड सेल्स हो गए, इसको आप स्ट्रेन गेजेस के अंदर भी यही उन्होंने सर्किट बनाया होता है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी यूज़ हैं रेजिस्टिव ब्रिज के या व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने रेजिस्टिव ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को देखा, उसकी कैलकुलेशन देखी और हमने इसकी बैलेंस्ड जो कंडीशन है वो देखी, उसकी समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।